ये तो फिल्म अभी शुरू हुई है, तो मुझे लगता है कि इसका जो असर है वो आने वाले दिनों में हमें बहुत ज्यादा असर नजर आएगा। अपने जीडीपी का 2% जो है वो आप अपने डिफेंस पे इस्तेमाल करेंगे, और अब जबकि उनको स्पेशल मिशन सौंपे जा सकते हैं, और अब जबकि इस इम्कान को हम मुस्तरद नहीं कर सकते कि उनको मुस्तकबिल में मुमकिन तौर पर पाकिस्तान के साथ भी डील करना पड़े, तो अगर मैं भी रिचर्ड ग्रैनल की जगह होता तो मैं अपने सारे ट्वीट्स डिलीट करता, क्योंकि दिस इज व्हाट कॉमन सेंस सेज। जो लोग हुकूमत में हैं या रियासत में हैं वो इसको एक तरह से रीड करेंगे, वो लोग जो बाहर बैठे हुए हैं वो दूसरी तरह से रीड करेंगे। जो मिस्टर बीच हैं ये अब थोड़ा सा इनको गूगल करें। देखिए, हमेशा के लिए जब भी कोई बिजनेसमैन ये ऐलान करता है कि जनाब मैं अरबों डॉलर लाऊंगा, तो आप समझ जाएं कि ये 1 डॉलर भी नहीं लाएगा, क्योंकि उनकी अपनी वर्थ ही 10 मिलियन डॉलर। तो इनका जहां भी खबरों में नाम आ रहा है वो नेगेटिव तरीके से आ रहा है। आईटी की जो कंपनी है हम्म। चाइना की, जिन्होंने कि ये अभी सॉफ्टवेयर डेवलप किया और दुनिया में तहलका मचा दिया, एसेट्स मैनेज कर रहे हैं। वो दे आर मैनेजिंग $8 बिलियन वर्थ ऑफ एसेट्स। प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए अमेरिका की तरफ से, यानी पाकिस्तान में पैदावार बढ़ाने के लिए कोई नया कारखाना अमेरिका ने नहीं लगाया है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हमने एक बार फिर दावत दी है अपने दोस्त न्यूयॉर्क में जहांगीर खटक साहब को। तो सबसे पहले तो आपको जहांगीर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, बहुत बहुत शुक्रिया इम्तियाज भाई, हैप्पी टू बड़े बी बैक। जी, बड़े दिन के बाद बात हो रही है और हमारा ख्याल था कि बेशक। वाशिंगटन में नई तब्दीली आई है तो उसके आपकी ख्यालात से हम मुस्तफ़ीद हों, हमारे देखने जरूर। वाले सुनने वाले भी। तो ये बताएं कि जब से डोनाल्ड ट्रंप ने इक़्तिदार संभाला है, दोबारा सदर बने हैं, तो कोई 100 के करीब लगता है एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पे वो दस्तखत कर चुके हैं। तो कुछ ऐसा लग रहा है कि ये कोई नया अमरीकी सदर नहीं आया बल्कि भौचाल आ गया है, सियासत का सुनामी आ हाँ, गया है। तो कुछ ऐसे ही वाकई। आपको वहां बैठ के भी ऐसे ही लग रहा है कि सुनामी आ गया है? बेशक सुनामी क्या, कि मैं कहता हूँ कि सब कुछ, यानी आप देखिए, अगर आप अमेरिका की कौमी जिंदगी का कोई भी हिस्सा उठाएं तो वहां पर आपको आजकल डोनाल्ड ट्रंप की छाप नजर आती है। और वो ऐसी छाप है कि जिसको आप महसूस कर सकते हैं। यानी आप देखिए कि अगर आप अमेरिका की फेडरल ब्यूरोक्रेसी का हिस्सा हैं तो आपको कहा गया है कि जनाब 5 दिन दफ्तर आओ, वरना इस्तीफा दो और सितंबर तक तनख्वाहें लो और घर जाओ। अगर आप अमेरिका के स्टेट डिपार्टमेंट के एम्प्लॉई हैं तो ट्रंप के ओथ लेने से पहले आपको मतलब बता दिया गया था कि आप रिजाइन करें, जिनमें के डोनाल्ड ब्लूम और डोनाल्ड लू दोनों शामिल थे। हम्म। और फिर अगर आप अमेरिका में इमिग्रेंट हैं, स्पेशली वो जिनके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं हैं, तो आपकी रात की नींदें हराम है, क्योंकि जिस तरीके से रेड्स हो रही हैं तो ऐसा लगता है कि जैसे कहीं पर कोई जंगजदा इलाके में फौजकशी हो रही है, क्योंकि लोगों में बहुत ज्यादा खौफ व हरास फैला हुआ है उसकी वजह से। तो बिल्कुल एग्जेक्टिव ऑर्डर्स की भरमार है, और साथ साथ मुसलसल उन एग्जेक्टिव ऑर्डर्स पर जो है मेरा ख्याल है अब आहिस्ता आहिस्ता कोर्ट्स भी जो है वो मुतहर्रिक हो रहे हैं। देखिए, पहले जब डोनाल्ड ट्रंप ने ये फैसला किया था कि हम जो है बर्थ राइट सिटीजनशिप का जो है वो ख़त्म कर रहे हैं, यानी वो अफराद जो कि अमेरिका में आते हैं, उनके यहाँ बच्चे की पैदाइश होती है, चाहे वो लीगल हो इलीगल हो, स्टूडेंट हो, नौकरी के सिलसिले में हो या किसी वजह से भी यहाँ आए हो, तो उनके यहाँ जो बच्चे की पैदाइश होती है तो अमेरिका का जो कानून है उसके तहत तो बच्चे को अमेरिकी शहरियत मिलती है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने एग्जेक्टिव ऑर्डर पास किया, लेकिन उसको अदालतों में 18 स्टेट्स ने चैलेंज कर दिया। और फिर वॉशिंगटन स्टेट में एक अदालत ने कहा कि जनाब इसको आप जो है इसको उन्होंने ब्लॉक कर दिया। फिर इन्होंने जो है फेडरल ग्रांट्स पर, यानी मेरा ख्याल है कि जो, वैसे तो बहुत सारे उनके एग्जेक्टिव ऑर्डर्स ऐसे हैं जिनको लोग कह रहे हैं कि बड़े खौफनाक हैं, लेकिन एक जो बहुत बड़ा खौफनाक, चूंकि मेरा ताल्लुक यूनिवर्सिटी से है, तो हमारी यूनिवर्सिटीज़ में भी काफ़ी फेडरल ग्रांट्स आती हैं। हमारी यूनिवर्सिटी तो खैर डायरेक्टली अफेक्टेड नहीं है, लेकिन कल मैं एक हमारे यूनिवर्सिटी में एक फंक्शन था, वहाँ पर हमारे बाकी यूनिवर्सिटीज़ के कुछ दोस्त आए हुए थे, तो उनसे बात हो रही थी, तो वो लोग बड़े परेशान थे कि इन्होंने फ्रीज लगा दी है और हमारे लिए ऐसे मसाइल पैदा हो सकते हैं। और फिर उसके बाद मज़े की बात यह है कि फिर वहाँ पे एक अदालत आ गई, और वहाँ पर जो है एक अदालत ने फैसला दिया कि ये जो है इसको आप रोक दें। और वो फैसला ऐसा आया कि आज डोनाल्ड ट्रंप की हुकूमत ने
उस फैसले को वापस कर दिया। और मजे की बात यह है कि जो फैसला आया है वो भी, वहां पे भी आपको कहीं पाकिस्तान का थोड़ा सा कनेक्शन नजर आता है, क्योंकि जिस जज ने फैसला दिया है वो बुनियादी तौर पर पाकिस्तानी नजात खातून है। अच्छा। और तो उसके बाद जो लेकिन उनका उसका फैसला है। लेकिन इन इकदामात का, जो अदालतों ने, आपने कहा कि 58 अदालतें हैं, उन्होंने इस पे स्टे ऑर्डर दे दिया है, इनका हशर 18 स्टेट्स हैं जो जो जी 58 तो इसका जे, मतलब है जे, कि उसका हशर कम से कम पाकिस्तान जैसा नहीं होगा, जो पाकिस्तान में अदालती नहीं नहीं या नहीं सदारती अहकामात का होता है। नहीं, ऐसा कोई यहाँ पर सोच भी नहीं सकता। देखिए, डोनाल्ड ट्रंप जब अपने ओहदे का हल्फ ले रहे थे तो उससे पहले न्यूयॉर्क की एक अदालत ने उनको सजा सुनानी थी। उनके ऊपर 34 काउंट्स पे उनके ऊपर फेलेनी चार्जेस प्रूव हो गए थे, वो फेलन है। और उसके बाद फिर अदालत ने कहा कि मैंने आपको, जो जज थे उन्होंने कहा मैंने आपको सजा सुनानी है। तो डोनाल्ड ट्रंप ने उनसे इस्तदा की कि देखिए, मैं अमेरिका का आने वाला सदर हूँ और मैंने अपने ओहदे का हल्फ उठाना है। तो आप बराए मेहरबानी इस जो आप मुझे सजा सुनाना चाहते हैं इसको थोड़ा डिले कर दें। तो जज ने हाँ। कहा ऐसा नहीं हो सकता, आप खुद हम्म। आएंगे। और हम्म। डोनाल्ड ट्रंप शख्सी तौर पर तो अदालत में नहीं थे मौजूद, लेकिन इंटरनेट के रास्ते वर्चुअली जरूर मौजूद थे। और उनको फैसला सुनाया कि अगर के उनको सजा नहीं सुनाई गई, लेकिन सजा सुनाई भी गई, क्योंकि हम्म। उनको जेल नहीं भेजा गया। अगर आम हालात में होता तो ये 4 साल कैद हो सकती थी इसमें। बिल्कुल। अच्छा, ये बताएं कि हम चूंकि सुनामी या भूचाल की बात कर रहे हैं, यूरोप और नेटो के हवाले से भी डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ी बड़ी बातें की थी, जिसकी वजह से यूरोप में काफ़ी तशवीश भी पाई जाती है। तो आपको लग रहा है कि जो वादे यूरोप और नेटो के हवाले से किए थे डोनाल्ड ट्रंप ने, उस पे अब वो अमल दरामद भी कर पाएंगे? मेरा ख्याल है कर पाएंगे। देखिए, हमेशा के लिए एक होती है विजन, फिर विजन की जो वो होती है उसके नीचे जो है एक पॉलिसी बनती है। फिर उस पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने के लिए आपको एक सरकारी मशीनरी चाहिए होती है। और साथ फिर आपको उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए लीडर्स चाहिए होते हैं। तो आप देखिए, जो आप ये सुनामी की बात कर रहे हैं, तो ये सुनामी आई ही इसीलिए है कि डोनाल्ड ट्रंप का जो बहैसियत सदर एक रेडिकल एजेंडा है, जिसमें कि वो बड़ी ही, वो क्या कहते हैं, स्वीपिंग चेंजेस लाना चाहते हैं और ला भी चुके हैं काफी जगहों पर। तो उसके लिए उनको न सिर्फ ये कि नए लोग दरकार थे जो उनके पास हैं, बल्कि वो ये भी चाहते थे कि वो ब्यूरोक्रेसी में भी सफाई करें। तो उन्होंने कहा था कि मैं जो हमारी जो रियासती ब्यूरोक्रेसी है उसका जो होजम है वो मैं कम करूंगा। तो उन्होंने 5 दिन की शर्त लगाई और साथ कहा कि अगर आप रिजाइन देना चाहते दे दें, सितंबर तक हम आपको तनख्वाहें देंगे। दिस इज वन वे। याद रखें, इलॉन मस्क कभी एक्टिव नहीं हुए। इलॉन मस्क वो शख्सियत है जिन्होंने कहा है कि मैं जो कटौती करूंगा फेडरल गवर्नमेंट के जो जो एलोकेशंस हैं प्लस जो ब्यूरोक्रेसी है, तो उसमें के $2 ट्रिलियन की जो अमेरिका का बजट इस्तेमाल होता है, $2 ट्रिलियन उसमें कमी लाऊंगा। किस अच्छा। तरह लाएंगे, कहाँ लाएंगे, ये तो अभी बाकी है। ये तो फिल्म अभी शुरू हुई है। तो मुझे लगता है कि इसका जो असर है वो आने वाले दिनों में हमें बहुत ज्यादा असर नजर आएगा। और बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है कि वो ब्यूरोक्रेसी में भी अपनी पसंद के ला रहे हैं। जो लोग लाए हैं वो सारे के सारे बहुत ज्यादा, यानी उनके सियासी आइडियाज जो हैं वो डोनाल्ड ट्रंप के साथ अलाइंड हैं। और बहुत ज्यादा कई जगहों पर वो काफी एक्सट्रीम समझे जाते हैं। और वो ये भी कहते रहे हैं कि नेटो के जितने बाकी मेंबर्स हैं वो अपनी कंट्रीब्यूशन, यानी अपने हिस्से के जो फंड्स हैं नेटो के लिए, उसमें भी इजाफा करें, और ये नहीं हो सकता कि अमेरिका सारी उम्र उनकी हिफाजत का ठेका उठाए रखे। तो ये तो हो गई यूरोप नेटो के हवाले से एक बात। नुक्ता, एक नुक्ता आपने बड़ा अच्छा वो पॉइंट आउट किया इम्तियाज भाई। देखिए, जो पहली टर्म में ट्रंप आए थे ना, तो उन्होंने नेटो से कहा था कि आप अपने जो नेटो के जो मेंबर कंट्रीज हैं उनको कहा था कि आप अपने जीडीपी का 2% जो है वो आप अपने डिफेंस पे इस्तेमाल करेंगे। क्योंकि उस वक्त जब 2017 में ट्रंप ने हल्फ उठाया था, तो नेटो के 28 मुल्क थे उस वक्त। उन 28 में से सिर्फ 2 या 3 ममालिक ऐसे थे जो 2% से ज्यादा इस्तेमाल कर रहे थे। जब डोनाल्ड ट्रंप आए तो उन्होंने इस एक्सट्रीम तक गए कि उन्होंने रशिया को कहा कि इनको मारो, क्योंकि हम्म। ये जो है हमें हमारी वजह से इनको तहफुज मिला हुआ है, ये अय्याशी कर रहे हैं, हम पैसा लगा रहे हैं। इस मर्तबा उन्होंने उसको भी डबल कर दिया है। जब ट्रंप जा रहे थे कुर्सी सदारत से 2020 में और 21 में फिर बाइडेन आए, तो उस वक्त नेटो के 20 ममालिक, 20 से ज्यादा ममालिक जो थे वो 2% से ज्यादा इस्तेमाल करते।
इस अच्छा। दफा उन्होंने हदफ ही बदल दी है। अब क्या है, आप कहते हैं 5% ऑफ योर जीडीपी हैज टू बी स्पेंट ऑन योर डिफेंस। तो इसलिए उनको बिल्कुल उनका बहुत बड़ा इम्तिहान है, और आने वाले दिनों में काफी कुछ देखने को मिलेगा शायद। अच्छा, ये बताएं कि बहुत गूंज थी इंतखाबात के दौरान और इनके ओहदा सदारत संभालने से पहले पाकिस्तान के हवाले से रिचर्ड ग्रेनेल का बहुत जिक्र हो रहा था कि पाकिस्तान, कम से कम इमरान खान की रिहाई जो है वो उनके एजेंडे पे हो सकती है। लेकिन जब से डोनाल्ड ट्रंप ने अपना ओहदा संभाला है उसके बाद से रिचर्ड ग्रेनेल एक तरफ खामोश नजर आते हैं, और दूसरी तरफ पाकिस्तान का एक दौरा कर रहे हैं एक साहब, उनका नाम है जेंट्री बीच, और वो अरबों डॉलर की बात कर रहे हैं कि अरबों डॉलर की सरमाकारी होगी पाकिस्तान में। एक हेज फंड मैनेज करने वाला सरमाकारी की बात कैसे कर सकता है किसी दूसरे मुल्क में? ये देखिए, बहुत अच्छा सवाल है, और बहुत ज्यादा मुझे हैरानगी भी होती है कि पाकिस्तान में जो सहाफती उसूल की एक बुनियाद है जिसको हम कहते हैं ड्यू डिलिजेंस, यानी आप थोड़ा थोड़ा इन्वेस्टिगेट करते हैं कि साहब कह क्या रहे हैं। और दूसरा ये कि रिचर्ड ग्रेनेल अगर ट्वीट नहीं कर रहे या उन्होंने अपने ट्वीट्स हटा दिए या जो भी हुआ है, हो सकता है उनका माइंड भी चेंज हो जाए। मैं तो उनको नहीं जानता, लिहाजा मैं तो ये कयास नहीं कर सकता कि वो बदल गए या नहीं बदले। लेकिन अब जबकि वो एक ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के सीनियर ऑफिशियल हैं, और अब जबकि उनको स्पेशल मिशन सौंपे जा सकते हैं, और अब जबकि इस इम्कान को हम मुस्तरद नहीं कर सकते कि उनको मुस्तकबिल में मुमकिन तौर पर पाकिस्तान के साथ भी डील करना पड़े, तो यकीनन वो एक पार्टीजन अप्रोच के साथ कभी भी नहीं आएंगे। एक अच्छा डिप्लोमेट कभी भी अच्छा डिप्लोमेट साबित ही नहीं हो सकता अगर वो पार्टीजन हो। तो अगर मैं भी रिचर्ड ग्रेनेल की जगह होता तो मैं अपने सारे ट्वीट्स डिलीट करता, क्योंकि दिस इज व्हाट कॉमन सेंस सेज। जबकि हमारे यहाँ लोगों ने पता नहीं उसके पीछे धूमें लगा दी हैं कि क्या हो गया क्या नहीं, वो हु नोज। क्योंकि यहाँ लेकिन पे तो बहरहाल, ये भी खदशा है ना कि हो सकता है कि वो कंप्रोमाइज हो गया हो, और हमारी जो पाकिस्तानी रियासत है अ, उनके साथ ताल्लुकात ट्रंप के बहाल हो गए हों, इन्होंने लॉबिंग इस अंदाज में की है कि शायद वो अपना जहन बदल दें। बिल्कुल यही तो देखिए ना, वही तो जब उसको कहते हैं ना कि जो आप ट्विस्टिंग द फैक्ट्स, वी रियली डोंट नो द फैक्ट्स एक्चुअली, लेकिन वट एवर ट्विस्टिंग द इंफॉर्मेशन, लेट्स पुट इट दिस वे, कि हमारे पास जितनी इंफॉर्मेशन है जो नजर आ रही है, तो उसको हर शख्स अपने हिसाब से रीड कर रहा है, और हर शख्स उस हिसाब से रीड करे जिससे उसको ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाए मिले। तो जो लोग हुकूमत में हैं या रियासत में हैं वो इसको एक तरह से रीड करेंगे, वो लोग जो बाहर बैठे हुए हैं वो दूसरी तरह से रीड करेंगे, वो लोग जो आप जैसे या मुझ जैसे हैं, हम अपने आप को इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट कहते हैं, तो हम समझते हैं, कम से कम मेरी ये राय है, कि कोई भी इंडिपेंडेंट डिप्लोमेट अगर वो इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में कदम रख रहा है, तो उसको कभी भी, ये बहुत बड़ी गलती होगी अगर वो इस किस्म के बैगेज के साथ जाए, बावजूद इसके कि सबको मालूम है कि उन्होंने सब कुछ ट्वीट्स किए हैं। लेकिन अगर वो अपने रिकॉर्ड से ये मिटा रहे हैं, तो मेरा नहीं ख्याल कि ये गलत है। अब दूसरी बात जो आपने ये दूसरे साहब का जिक्र किया, ये आपने जेंटल बात बीच। बहुत अच्छी की। जी जी, मिस्टर बीच, जो मिस्टर बीच हैं, ये आप थोड़ा सा इनको गूगल करें। देखिए, हमेशा के लिए जब भी कोई बिजनेसमैन ये ऐलान करता है कि जनाब मैं अरबों डॉलर लाऊंगा, तो आप समझ जाएं कि ये एक डॉलर भी नहीं लाएगा। वजह, क्योंकि उसके पास कोई प्लान नहीं है। वो हवा में तीर चला रहे हैं कि जनाब मैं माइनिंग में भी लाऊंगा, मैं एग्रीकल्चर में भी लाऊंगा। आप उनकी जाकर जो इनके इदारे हैं उनकी तरफ वेबसाइट पे जाकर देखें, उनका पोर्टफोलियो चेक करें। हमेशा के लिए जो अच्छे इदारे होते हैं इम्तियाज भाई, उनका पोर्टफोलियो होता है, उसमें लिखा होता है कि वो इस वक्त कौन कौन से प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं। जरा जाकर देखिए तो सही कि वो कितने प्रोजेक्ट कर रहे हैं, कितने मुल्कों में कर रहे हैं। फिर सबसे बड़ी बात, उनकी अपनी वर्थ क्या है। ये ठीक है कि वो डोनाल्ड ट्रंप के बेटे के साथ उनका ताल्लुक है, ये खबरें हर तरफ मौजूद हैं, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन क्या ये काफी है, पहली बात। दूसरी बात, क्या उनके पास इतना सरमाया है कि वो जो बातें कर रहे हैं उन पे एक पे भी अमल कर सकते हैं, उसके 10% पे भी, क्योंकि उनकी अपनी वर्थ ही $10 मिलियन है। अभी एक शख्स जिसकी वर्थ $10 मिलियन है, वर्थ का मतलब ये नहीं होता है कि आपकी जेब में $10 मिलियन पड़े हुए हैं, बल्कि उसमें आपका घर भी है, उसमें आपकी गाड़ी भी है, उसमें आपके स्टॉक्स भी है, सारी आपकी वर्थ का हिस्सा है। तो अगर एक शख्स का आप वैसे ही रिसर्च करें, तो आपको पता लगेगा कि मिस्टर बीच की टोटल वर्थ जो है वो $10 मिलियन है। अगर वो इन 10 मिलियन जो जो भी उनकी वर्थ है, उसके एवज अगर वो कर्जा भी उठाएं, तो उनको $20 मिलियन से ज्यादा कोई कर्जा भी नहीं देगा। तो हम्म। वो कहां से पैसा लाएंगे। अब आ गई बात इन्वेस्टमेंट्स की। आप जिन कंपनियों को चलाते हैं,
तो फिर ये देखा जाता है कि आप कितना पैसा मैनेज कर रहे हैं। मसलन ये जो डीप सीक, जिस जो जो आईटी की जो कंपनी है हम्म। चाइना की, जिन्होंने कि ये अभी सॉफ्टवेयर डेवलप किया और दुनिया में तहलका मचा दिया, जी। स्टॉक मार्केट का अमेरिका में बेड़ा गर्क कर दिया। जो एनवीडिया है उसके एक दिन में 465 अरब डॉलर के जो है स्टॉक से कीमत गिर गई। ये हम्म। सब कुछ हुआ। वो कंपनी है, वो कितने एसेट्स मैनेज कर रहे हैं? वो दे आर मैनेजिंग $8 बिलियन वर्थ ऑफ एसेट्स। जी। आप जरा जाकर देखिए मिस्टर बीच कितने एसेट्स मैनेज कर रहे हैं, कितने एसेट। तो ये वो क्या, अच्छा फिर एक और चीज, मैं गूगल कर रहा था कि मैंने कहा कहीं तो इनका खबरों में नाम होगा। तो इनका जहां भी खबरों में नाम आ रहा है वो नेगेटिव तरीके से आ रहा है। मसलन 2017-16 का जो इलेक्शन हुआ था अमेरिका का, तो उसमें जब ये फंड रेजिंग वगैरह हो रही थी, तो वहां पर ट्रंप पर एक इल्जाम लगा था कि शायद इनको कुछ पैसे गलत तरीके से मिले हैं। तो जिन लोगों का नाम आ रहा था उसमें मिस्टर बीच भी शामिल थे। हम्म। फिर एक और जगह पर अफ्रीका में, एक मेरा ख्याल है कॉन्गो है, डीआरसी में शायद, या वो मुल्क जंगजदा मुल्क, वहां पर जो है ये इनका नाम आ रहा था कि वहां पर किसी माइनिंग प्रोजेक्ट में इनका कोई हिस्सा था, वहां पे ये कुछ कर रहे थे। अब वो माइनिंग प्रोजेक्ट कितना था, उसका कितना बड़ा हिस्सा था, ये किसी को मालूम नहीं। क्या ये किसी कंसोर्शियम का हिस्सा थे, ये भी किसी को मालूम नहीं। लेकिन इनका नाम दो चार जगहों पर तो आपको नजर आता है। लेकिन आपको ये नजर नहीं आता है कि ये यानी पाकिस्तान के आदमजी हैं, या मंशा हैं, या कोई और हैं, या अमेरिका के बिल गेट्स के साथ कहीं काम करते रहे हैं। ऐसा कुछ उनका ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है। मैं नहीं कहता हूं, क्योंकि मैं जाती तौर पर उनको नहीं जानता हूं, तो मैं इस बारे में कोई ज्यादा कयास नहीं करूंगा। लेकिन बेस्ड ऑन व्हाट इज अवेलेबल ऑन द इंटरनेट, वेदर उनकी अपनी कंपनीज हैं या उनके हवाले से जो कुछ अवेलेबल है, तो वो कुछ ज्यादा रीएश्योरिंग नहीं है। वो तो चले। अगर बैंक में भी जाएं तो वो 10,000 सवाल करेंगे कि ये पहले वर्थ तो प्रूव करे ना। चलें, बिल्कुल सही है। हम इसी पे बात ख़त्म करते हैं कि अमेरिका और पाकिस्तान की शराकत कहते हैं बड़ी पुरानी है। जिस तरह की उसने बातें की जेंट्री बीच ने, सहाफ़ियों के साथ भी ये कहा गया कि सीनियर सहाफ़ियों के साथ बातचीत हुई उसमें। और शायद उनकी स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल में भी बात हुई थी, मुलाकातें हुई होंगी, जिसकी बुनियाद पर उन्होंने कहा कि वो एनर्जी में, माइनिंग में और हर जगह पे वो इन्वेस्टमेंट लेके आएंगे। लेकिन हम सबको ये याद रखना चाहिए कि अमेरिका से पाकिस्तान को गुज़िश्ता ख़ास तौर पे 25 बरसों में जो इमदाद मिली, उसका बराह रास्त ताल्लुक अफ़गानिस्तान और इंसदाद दहशतगर्दी, जिसको काउंटर टेररिज्म कहते हैं, उसके हवाले से था। कोई प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए अमेरिका की तरफ से, यानी पाकिस्तान में पैदावार बढ़ाने के लिए कोई नया कारखाना अमेरिका ने नहीं लगाया है। कोई इस किस्म के नहीं। रोज़गार के मौके पैदा नहीं हुए हैं। तो 25 साल में तो अमेरिका से अरबों डॉलर की सरमाकारी नहीं हो सकी। जेंट्री बीच जो है ना, मालूम नहीं किस बुनियाद पे ये बात कर रहे हैं। मोहम्मद बिन सलमान ने 2019 में पाकिस्तान में 20 अरब डॉलर की सरमाकारी का वादा किया था। आज तक उसका अता पता नहीं है। 2019 में ही मोहम्मद बिन सलमान ने भारत में 100 अरब डॉलर की सरमाकारी का वादा किया था। उसमें से अब तक मुश्किल से 500-600 700 मिलियन डॉलर के वादे जो हैं वो पूरे हो रहे हैं, उस पर कोई प्रोजेक्ट चल रहे हैं। तो बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आपके साथ गुफ्तगू का मकसद यही था कि जो जेंट्री बीच और फिर डोनाल्ड ट्रंप के इर्द गिर्द के जो हालात हैं, उनकी जो पॉलिसी है, आउटलुक, उस हवाले से बात की जाए। बहुत बहुत शुक्रिया।